गरीब ट्रेन भिखारी। बिजनी नाम का एक रेलवे स्टेशन होता था। वहाँ पर एक औरत भीख मांगती रहती थी। उस औरत का नाम था नदिया। उसके पास एक छोटा सा बच्चा भी था। भगवान के नाम पर कुछ दे दो भैया, भगवान के नाम पर कुछ दे दो माई, भगवान के नाम पर कुछ दे दो भैया, कह के भीख मांगती रहती थी। बाद में दोनों वहीं खाकर रेलवे स्टेशन में ही सो जाते थे। कभी कभार तो ट्रेन में भी चढ़ जाती थी। रेल के डिब्बों में झाड़ू लगाती थी, फिर यात्रियों से भीख मांगने लगती। वे लोग उनके जो जी में आए उतने पैसे देते थे। एक बार राजन नाम का चोर कार में तेजी से जा रहा था। पुलिस उसका पीछा कर रही थी। वो स्टेशन में आ गया। उसके हाथ में एक रेडियो था। उसने उस रेडियो को नदिया को पकड़ाया। इस रेडियो को छुपा कर रखो। ये लो माई, ये 10,000 रुपए तुम रख लो, बाद में आकर मैं ले जाऊंगा तुमसे, ठीक है? कहकर जल्दी जल्दी भाग गया। जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ा तो पुलिस ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसे ले जा रही थी तो नदिया ने उसे देखा। तब नदिया अपने मन में, ये है कौन? पुलिस इसे पकड़कर क्यों ले जा रही है? कहीं ये चोर तो नहीं? उसने जो सामान मुझे दिया है उसमें कुछ रखा है क्या? यूं उसने वो रेडियो खोलकर देखा तो उसमें खूब सारे हीरे थे। अरे बाप रे, इसमें तो हीरे हैं। अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। यूं सोचकर वो स्टेशन से बाहर चली गई। राजन जेल में सजा काट रहा था। एक दिन नदिया सड़क पर जा रही थी कि तभी एक औरत स्कूटी पर बच्चे के साथ आ रही थी और वो गलती से फिसल के गिर गई। उस औरत के पैरों में बहुत चोट लगी थी। नदिया ने तुरंत जाकर उसकी मदद की। बहन, लगता है तुम्हें बहुत चोट लगी है। चलो मैं तुम्हें अस्पताल लेके जाती हूँ। बाद में अस्पताल में डॉक्टर ने उस औरत के पट्टी बांधे। बहन, मेरा नाम ललिता है। अहम वक्त पर तुमने मेरे बहुत मदद की। तुम करती क्या हो? बहन, मैं भिखारन हूँ, भीख मांगकर गुजारा करती हूँ। मेरे पति का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तब से मैं यूँ भीख मांगते फिर रही हूँ। ये मेरा बेटा है। तुम्हें ऐतराज ना हो तो मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम मेरे घर में घर का काम करते रहना और तुम्हें हर महीने का तनख्वाह भी दूंगी। नदिया खुशी खुशी मान गई। यूं उस घर के सारे काम करने लगी। वो ललिता की बेटी को खाना खिलाती थी। ललिता के सास ससुर की भी सेवा करती थी। एक दिन नदिया, बहन, बुरा ना मानो तो एक निजी सवाल करूं? आपके पति कहाँ हैं और वो क्या काम करते हैं? इसमें कौन सी गलत बात है? मेरे पति दुबई में काम करते रहते हैं। वो जब तक आते जाते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि वो बहुत जल्द इंडिया ट्रांसफर होके आने वाले हैं। एक दिन अचानक ललिता की सास को चक्कर आया और नीचे गिर पड़ी। उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। अस्पताल में डॉक्टर, इनके दिल का तुरंत सर्जरी करना होगा। 15 लाख रुपए तक का खर्चा हो सकता है। अगर आप लोग तैयार हों तो मैं ऑपरेशन की तैयारी कर लेता हूँ। क्या? अभी की अभी 15 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी मैं? मेरे पति का फोन भी नहीं लग रहा है। अब मैं क्या करूँ? डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं फौरन पैसे लेकर आती हूँ। कहकर वहां से चली गई। वो जाकर एक हीरे को दुकान में बेचकर पैसे लेकर आई और उन पैसों को लाकर कैश काउंटर में भर दिया। इस तरह सास स्वस्थ हुई और घर लौट गई। बहन, तुम्हारे मन को यही बात खटक रही है ना कि वो पैसे कहाँ से हैं? कृपा करके उसके बारे में नहीं पूछे तो अच्छा है। जब वक्त आएगा तो मैं खुद ही बता दूंगी। एक दिन नदिया सब्जी खरीद रही थी कि राजन वहां पहुंचा। उसे देखकर नदिया, साहब, आपको याद है आपने उस दिन मुझे रेडियो दिया था? अरे हाँ भाई, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मेहरबानी करके मेरा रेडियो मुझे दे दो।
साहब, मुझे पता चल गया है कि उसमें हीरे हैं, इसीलिए मैं वहाँ ना रहकर मैं बाहर आ गई। अब मैं एक घर में काम करती हूँ साहब। मैं आपके राह देख रही थी। वो रेडियो उसी घर में छुपा कर रखा है साहब। आइए, मैं वो रेडियो देती हूँ। लेकिन उनमें से एक हीरा कम है साहब। एक बूढ़ी औरत के ऑपरेशन के लिए मुझे वो हीरा लेना पड़ा साहब। आप बुरा न मानना साहब। यूं दोनों वहां से चल पड़े। राजन और नदिया मिलकर ललिता के घर पहुंचे। ललिता ने राजन को देखा। अरे, आप कब आए? आपका फोन काम क्यों नहीं कर रहा है? मैंने बहुत ट्राई किया। पता है, माँ जी को दिल की बीमारी हो गई थी, बहुत सीरियस हो गया था, ऑपरेशन करना पड़ा। सही वक्त पर इसने पैसे देकर माँ जी का जान बचाई है। नदिया के समझ में कुछ नहीं आया और वो बस देखती रह गई। नदिया, ये मेरा परिवार है। तुम्हारी ईमानदारी सराखों पर तुमने सही वक्त पर मेरी माँ की जान बचाई है। मैं तुम्हारी इस मदद को जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आज से मैंने गलत रास्ते से पैसे कमाना बंद कर दिया है। मेरी बेटी के भविष्य के लिए अब से मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। तुम और तुम्हारे बेटे हमारे साथ ही रहो। तुम दोनों भी हमारे परिवार के ही सदस्य हो। तब से सब साथ साथ खुशी खुशी रहने लगे। बनाना मोबाइल। बहरमपुर नाम का एक गांव था। उसमें एक बहुत बड़ा केले का खेत था। उसके जमींदार का नाम देशमुख था। उसके पास केले बेचने के लिए बड़ी मंडी भी थी। लॉरी और ट्रक में केले को एक्सपोर्ट भी करता था। उसके पास बड़े मियां नाम का एक बुढ़ाऊ काम करता था। वो खेत में पहरेदारी का काम करता था। एक दिन देशमुख, अरे बड़े मियाँ, तुम्हारी उम्र हो गई है, आंखें भी ठीक से काम नहीं कर रही हैं। ऐसे तुम पहरेदारी काम कैसे करोगे? क्या साहब, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरे आंखें बढ़िया काम कर रही है। मुझे बहुत अच्छी तरह दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई देता है। आप क्यों ऐसे बोल रहे हो? तुम्हें दूर से हमारे लोग कौन है और चोर कौन है पता नहीं चल रहा है। परसों जब चोर गाड़ी पर आकर लोड लेके चले जा रहे थे, तुमने क्यों नहीं बोला कुछ? मेरी बात मानो और रिटायर हो जाओ। तुम्हें चाहिए तो पैसे दे दूंगा। साहब, आप बोलोगे तो मना थोड़ी ना करूंगा। ठीक है, वैसे ही करूंगा, लेकिन ये नौकरी मेरे बेटे छोटे मियाँ को दे दीजिए, आपका बहुत भला होगा। ठीक है भाई, उसको कल से ही काम शुरू करने को बोल दो। घर पे जब छोटे मियाँ पबजी खेल रहा था, तब उसका पापा उसको नौकरी के बारे में बताता है, लेकिन छोटे मियाँ उस मोबाइल को ही देखते रहता है। ओ शिट, जस्ट मिस, कम ऑन, यू कैनॉट मिस करके पबजी खेलने लगता है। अबे बेकार कहीं के, तब से मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो क्या? उस बेकार वाले पबजी को बाजू में रखो और मेरी बात सुनो। छोटे मियाँ पबजी खेलते हुए, ओहो हो, रुक जाओ पापा, इनको देखो कैसे मुझे शूट कर रहे हैं। अरे अब देखो बे, मारने वाला हूँ मैं तुम्हें, मरने वाले हो मेरे हाथ, इस बार नहीं छूटोगे, कहकर खेलने लगता है। तब बड़े मियाँ उसके फोन को खींच के, ओए देख, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। मैं कल अपने काम से रिटायर हो रहा हूँ। कल से तुम्हें मेरी ड्यूटी करनी पड़ेगी। पैसे नहीं कमाए तो घर नहीं चला सकते। याद रखो, तुम्हारे मोबाइल के रिचार्ज के लिए भी पैसे नहीं रहेंगे, सोच लो। हे भगवान, बिना खाने के रह पाऊंगा, लेकिन मोबाइल और उसमें बैलेंस के बिना नहीं रह पाऊंगा। पापा ठीक है, कल से ही ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन आप पहले उस मोबाइल को वापस करो, कहकर उस फोन को वापस ले लेता है। बाद में छोटे मियाँ जाकर देशमुख से मिलता है। ओए, मुझे पता है तुम इस मोबाइल के पीछे पागल हो। ड्यूटी पर जब हो तब फोन बंद रखना। वैसे ही आजकल चोरियां बहुत ज्यादा हो गई है, ध्यान से पहरेदारी करना, ठीक है? छोटे मियाँ काम करते हुए इस बेकार नौकरी को कलेक्टर की नौकरी समझ रहा है। ये देशमुख और उसके बकवास बातें। पबजी और टिकटॉक के बिना कोई नौजवान रह पाएगा क्या? इसके लिए कोई उपाय सोचना पड़ेगा। सोचते हुए बाद में अपने फोन को एक केले के साथ बांध देता है और इस तरह लगातार गेम्स खेलने लगता है और सेल्फी वीडियोस निकालने लगता है। टिकटॉक में अपलोड भी करता है। एक दिन देशमुख, क्या बे, जब देखो तब केले को हाथ में पकड़े रहते हो, चाहे तो खाके छिलके को फेंक दो। छोटे मियाँ हड़बड़ाते हुए, अरे नहीं, ऐसे कुछ नहीं है,
ऐसे क्यों बोल रहे हो साहब? ऐसे हाथ में रखने पर मुझे निरंतर अपने ड्यूटी का एहसास होता है, इसीलिए ऐसे पकड़ के हर वक्त अलर्ट रहता हूँ साहब। इन बातों को सुन के देशमुख बहुत खुश हो जाता है। वैसे वो बनाना मोबाइल देखते रहता और चोर आके केले चुरा के लेके जाते। एक दिन जब वो सेल्फी वीडियो ले रहा था, देशमुख ने चोरी से उसको देख लिया। छोटे मियां फोन पे, हेलो दोस्तों, मैं अब एक बेकार नौकरी कर रहा हूँ। मेरा ओनर एक नीच कमीन कुत्ता है, ड्यूटी करते वक्त फोन बंद करने को बोल रहा है। भक, उसकी बातों को सुनने के लिए क्या मैं पागल हूँ? तुम सब मेरे वीडियो की राह देखते रहते हो, तुम्हें निराश थोड़ी ना कर सकता हूँ मैं। इसीलिए मेरे मोबाइल को एक बनाना मोबाइल की तरह बदल दिया है। परसों जो चोरी हुआ था उसका वीडियो निकाल के अपलोड किया मैंने। देखा क्या तुम लोगों ने? बहुत रोमांचकारी था ना? लाइव में चोरी देखना बहुत रोमांचकारी होता है। चलो दोस्तों, बाय। मेरा बेवकूफ आता ही होगा। फिर से मैं आप सभी से कल मिलूंगा। इस बीच में देशमुख वहां आता है और अपने मोबाइल से छोटे मियां के मोबाइल पर कॉल करता है। हाथ में केला मोबाइल रिंग होने लगता है। ये देखकर छोटे मियां उत्सुक हो जाता है। क्या बे, नाकाम कहीं के, तुम्हें मानकर मैंने नौकरी दी और तूने मुझे धोखा दिया। ऊपर से जब चोरी हो रही थी तब उसको रोकने के बजाय तुमने उसका वीडियो निकालकर अपलोड किया, कहकर उसको बहुत पीटता है।